Hello, I am Sanjay. I am going to discuss on you on ancient history in एंशेंट हिस्ट्री का सबसे पहले तो है कि किस तरह से एंशेंट हिस्ट्री को हम जानते हैं, इसका जानने का सोर्सेस क्या है और इंडियन हिस्ट्री का सोर्सेज क्या है और कैसे ये अभी तक कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो ये कहना उचित समझेंगे कि इंडियन हिस्ट्री जो पुराना जो राइटर्स जो होते थे, जो पुराने एंशिएंट काल में जो राइटर्स हुआ करते थे, उनमें भी हिस्ट्री का सेंस ऐसा नहीं था कि नहीं था। यद्यपि कि वे ग्रीक सेंस में और जिस तरह से आज हिस्ट्री लिखा जाता है उस तरह से हिस्ट्री वे नहीं लिखते थे। उनका हिस्ट्री लिखने का उनमें मतलब ऐसा चार्ज किया जाता है कि उनमें हिस्टोरिकल सेंस नहीं था। लेकिन ये टोटली खरा नहीं उतरता है। ये मतलब कि फॉल्स, एक तरह का फॉल्स है। लेकिन फिर भी आजकल के परिप्रेक्ष्य में और जिस तरह से हम लोग हिस्ट्री को जानते हैं, जिस तरह से हिस्ट्री राइटिंग किया जाता है, उस तरह से वे लोग एंशिएंट इंडियन राइटर्स जो हुआ करते थे उस तरह से हिस्ट्री नहीं लिखते थे। उनका हिस्ट्री इंसाइक्लोपेडिक इन कंटेंट्स लेकिन रहता था। और जिस तरह से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पुराण में, सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराण में हिस्ट्री का वर्णन है। ये गुप्ता पीरियड जब से के लास्ट तक, मतलब कि बिगनिंग ऑफ गुप्ता रूल तक ये पुराण में हिस्ट्री मिलता है। तो वे जब गुप्ता पीरियड के बारे में लिखे या और भी डायनेस्टीज के बारे में लिखे तो उनका कथन फ्यूचर टेंस में हुआ करता था। पुराण के अनुसार उनका कथन फ्यूचर टेंस में हुआ करता था। लेकिन कभी कभी वे कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में भी लिखते थे और जहाँ पर की जो प्लेस, जहाँ पर की इवेंट्स घटित होता था, घटना घटती थी, उसके बारे में भी वे लिखते थे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मतलब रिमार्केबल बात है कि ये जो हिस्ट्री जो लिखा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री जो लिखा गया, जो पुराना जो पुराण में जो हिस्ट्री जो वर्णन है, वो इवेंट्स के घटित हो जाने के बाद, जब इवेंट पूरा घट गया तो उसके बहुत बाद लिखा गया, यद्यपि कि ये फ्यूचर टेंस में लिखा गया लिखते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फ्लैसी तो है कि फ्यूचर टेंस में लिखना, इस हिस्ट्री को फ्यूचर टेंस में लिखना, और तो फ्लैसी है। दूसरा फ्लैसी ये है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिस्टोरिकल सेंस उनमें नहीं था। और दूसरी बात कि वे आइडिया ऑफ चेंज, जो हिस्ट्री में जो है आइडिया ऑफ चेंज, एक तरह का प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि इसमें हिस्ट्री चेंज करते रहता है, हिस्ट्री चेंज होता है। और ये दृष्टिकोण के मुताबिक और जो घटना घटती है उसके अनुसार भी, सोशल कंसिक्वेंसेस के अनुसार ये चेंज होता है। तो जब जो पुराण के जो राइटर थे, वे इस बात से अवगत थे कि हिस्ट्री चेंजेबल है। तो चूंकि ये 4 युग की बात करता है, सतयुग, त्रेता, कृत, त्रेता, द्वापर और कली के बारे में बात करता है, मतलब कि टाइम का इनके अनुसार महत्व था। और उसके बाद ये भी बताता है कि जैसे चेंज इस तरह से कि जैसे जैसे एक युग दूसरे युग में प्रवेश करते गया तो मोरल वैल्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन तो जो था वो डिजेनरेट करते गया। जो कि तो इस तरह से देखेंगे कि टाइम एंड प्लेस का यहाँ पर इनके पास सेंस था, हिस्टोरिकल सेंस मतलब इस तरह से था।
उसके बाद ये भी कहते हैं कि धर्म उस समय धर्म टाइम और प्लेस के अनुसार अधर्म हो सकता है। तो इनके पास एक तरह से इस सेंस में भी हिस्टोरिकल सेंस यहाँ पर ये अपनाए लिखने में। लेकिन जो हिस्टोरिकल सेंस जैसे कि एक लीनियर टाइम होता है और एक साइक्लिक टाइम होता है, तो इंडियन हिस्ट्री के साथ है कि या जो हमारा जो धर्मशास्त्र जो लिखा हुआ है वो साइक्लिक टाइम पर बेस्ड है, मतलब कि वैसा ही होगा जैसे कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक साइक्लिक युग को, मतलब कि इसी में घूम कर आएगा। और एक लीनियर टाइम होता है कि मान लिया कि अभी के जैसे कि हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री है मॉडर्न में, ये मेडिएवल में इंड किया, फिर मॉडर्न में इंड किया, फिर उसके बाद इसका आगे बढ़ते चला गया है। तो इस तरह से हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री नहीं लिखा गया है। और दूसरी बात ये है कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारा ईरा मिलता है, जैसे कि विक्रम संवत 57 BC में स्टार्ट हुआ, शक संवत 78 AD में स्टार्ट हुआ, गुप्ता ईरा 319 AD में स्टार्ट हुआ, मतलब कि अनेक ईरा है, अनेक संवत है। अनेक संवत रहने के कारण कोई इस तरह का कोई जो होता है कि एक जगह ठोस कंप्रीहेंसिव जो होता है, कंप्रीहेंसिव और जो सिंप्लीफाइड जो टाइम का जो वैल्यूएशन है जो होना चाहिए वो नहीं है। उसके बाद अशोका का उसके बाद क्या है कि 3rd सेंचुरी BC में अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब तो यहाँ तक तो ये देख चुके कि हिस्ट्री मतलब ये पुराण जैसे कि लिटरेरी एविडेंस है, लेकिन अशोका के समय से इंस्क्रिप्शन के आधार पर भी हिस्ट्री लिखा जाने लगा। इंस्क्रिप्शन शो करता था, हिस्ट्री एक तरह का वो नहीं होता था, वो एक तरह का डायरेक्टली अशोका के द्वारा जो रूल्ड जो होते थे, जो उसके सब्जेक्ट थे, उसके प्रति एक कमांड हुआ करता था, जो कि इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्डेड है, अशोका। तो ये उस समय के इवेंट्स को दर्शाता है। तो अशोका 37 साल तक शासन किया। उसके बाद 8 से 27th रेगनल उसका ईयर है। उसके बाद हुआ कि 9 रेगनल ईयर का 9 साल का जब वो 9 साल के ही पीरियड का उसका इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो कि रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन। फर्दर खोज जारी है, हो सकता है कि फर्दर में मिले। उसके बाद है कि खारावेल जो 1st सेंचुरी BC में जो राजा हुआ, तो कलिंग का, वो भी उससे भी हम ये प्राप्त करते हैं, हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन है, तो उससे भी हम ये प्राप्त करते हैं, हिस्ट्री के बारे में प्राप्त करते हैं। अब है कि इंडियन जो हिस्ट्री जो लिखा गया, तो बेसिकली पैटर्न ये था कि इंडियन जो स्टेट थे वे किंगशिप पे आधारित थे, और किंगशिप का जो मिनिस्टर होता था या उसके जो प्रीस्ट होते थे या जो उसके कोटायर्स होते थे, वो भी हिस्ट्री लिखा करते थे। तो एक तरह से जब वो हिस्ट्री लिखते थे तो स्वाभाविक है कि यूलोगॉजी के रूप में, प्रशंसा के रूप में, अपने पैटर्न के प्रशंसा के रूप में लिखते थे। तो इस तरह से बायोग्राफिकल राइटिंग्स का ये शुरू हुआ। ये शुरू हुआ ये शुरू हुआ बाण भट्ट के समय से, हर्ष के समय से। हर्ष चरित्र लिखा बाण भट्ट लिखे 7th सेंचुरी AD में। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। तो इसमें होता क्या था कि वे अपने किंग के अचीवमेंट्स के बारे में लिखते थे, और उनका जो ये होता था, उनका जो डिमेरिट होता था, वो उसमें नहीं उभारते थे। और तो एक तरह से ये भी शो करता है। तो इस तरह से हिस्ट्री का ये कंस्ट्रक्शन हम
कर पाते हैं कि किस तरह से उस समय हुआ होगा, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू पिक्चर नहीं रहा होगा। उसके बाद देखते हैं कि लेकिन फिर भी जो सोशल एंड जो कॉमन पीपल का सोशल एंड रिलीजियस लाइफ जो होता था, उसको ये श्योर रूप से दर्शाता था, जो बायोग्राफी जो ये स्केच करते थे वो। उसके बाद बायोग्राफी का सिलसिला चला तो संध्याकर नंदी का है रामचरित, जिसमें कि वो कैबरट पीजेंट और पाल प्रिंस राम पाल का संघर्ष दिखाता है। उसके बाद विक्रम देवचरित हुआ। उसके बाद हुआ जो कि विक्रमादित्य 6 चालुक्य किंग ऑफ कल्याण था 1076 से 1127 ईस्वी में, उसके बारे में लिखा। उसके बाद है कुछ मर्चेंट्स जो गुजरात के थे उनका भी बायोग्राफी लिखा जाने लगा। साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया में जो नॉर्थ केरला पर जो शासन करते थे मुस्का वंश वो मिलता है। वो अतुल के बारे में लिखा गया, वो अतुल उसका राइटर है, कंपोजर है, ये सॉरी राइटर है, जो कि 11वीं सेंचुरी में 11वीं सेंचुरी का है। उसके बाद लेकिन जो ये बायोग्राफिकल हिस्ट्री का जो ये सिलसिला है, ये जो देखते हैं ये परम सीमा पे था, ये परम सीमा पे आ गया, ये चरम सीमा पे आ गया 12वीं सेंचुरी में, जब राजत रंगनी लिखा गया कलहन के द्वारा। ये इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और तो ये हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि इंटायरली ये हम लोग का जो हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री जो राइटर्स थे, वो एक तरफ तो इनका जो दृष्टिकोण था ये दूसरा हुआ करता था, क्योंकि उस समय का सिचुएशन ही उस तरह का, इस तरह का कंडीशन इस तरह का था कि उसमें आज कल के परिप्रेक्ष्य में जैसे हिस्ट्री लिखा जाता है उस तरह से नहीं लिखा जा सकता था। तो ये एक तरह का सोर्स भी हुआ, इससे कम से कम एनालिसिस करके हम हिस्ट्री को जान लेते हैं। हिस्ट्री प्रेजेंट राइटिंग जो करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रेजेंट राइटिंग करते हैं, तो इससे हमको बहुत सारा लिटरेरी सोर्सेज जितना है उससे हमको ये फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब हम देखते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, जब बिगनिंग देखते हैं तो एटलीस्ट पाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका बिगनिंग होता है। तो आप कभी सोचते होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय था नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो खोज हुआ तो ये माउंड से हुआ, एक्सकेवेशन से हुआ। तो हम सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में कि हिस्ट्री का सोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले तो मटेरियल सोर्सेज के बारे में जानते हैं। अभी तक तो देखें कि हिस्टोरिकल सेंस किस तरह से था। तो हिस्टोरिकल सेंस जिस सेंस में आज हम हिस्ट्री लिखते हैं, तो हिस्टोरिकल सेंस उस तरह का नहीं था, लेकिन फिर भी ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हिस्टोरिकल सेंस उनमें एकदम नहीं था। तो सबसे पहले मटेरियल कल्चर की बात करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में इनन्यूमरेबल मटेरियल रिमेन्स हम लोग को मिलता है, प्राप्त होता है, जिससे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। स्टोन टेम्पल्स साउथ इंडिया का है और ब्रिक मोनेस्ट्री जो ईस्टर्न इंडिया का है। अभी भी ये रिमाइंड करता है हम लोग को कि अभी भी रिमाइंड करता है ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी जो उस समय हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में। लेकिन जो मेजर पार्ट्स ऑफ जो ये रिमेन है, जैसे कि ये तो अपर लेयर का रिमेन हुआ, ये तो ऊपरी रिमेन हुआ, लेकिन जो मेजर पार्ट्स ऑफ जो रिमेन है वो पृथ्वी के अंदर, माउंट के अंदर दबा हुआ है, माउंट के अंदर बडीड है। ये माउंट क्या होता है? माउंट होता है कि एलिवेटेड पोर्शन, ऊंचा पोर्शन
जमीन का, जहाँ पर कि जिसके नीचे जो हैबिटेशन होता है, जिसके नीचे सेटलमेंट होता है, पुराना हैबिटेशन सेटलमेंट, पुराना हैबिटेट सेटलमेंट होता है, तो ये माउंड हुआ। तो माउंड डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। एक तो हुआ सिंगल कल्चर माउंड हो सकता है, मेजर कल्चर माउंड हो सकता है, मल्टी कल्चर माउंड हो सकता है। 3 तरह का माउंड होता है। तो सिंगल कल्चर माउंट क्या होता है कि जहाँ जिस माउंट से यदि हम एक्सकेवेशन करते हैं तो उससे एक ही कल्चर के बारे में, वो एक ही कल्चर के बारे में दर्शाता है थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द फेजेज, चाहे पीरियड कहिए, एक ही कल्चर के बारे में दर्शाता है। मेजर कल्चर माउंड हुआ जैसे कि PGW कल्चर हुआ, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर हुआ, सातवाहन कल्चर हुआ, कुषाण कल्चर हुआ, तो ये सब मिला है तो एक ही, तो ये इस तरह का माउंड है जहाँ पर कि एक ही कल्चर को ये दर्शाया है। मेजर कल्चर माउंड क्या हुआ कि मेजर कल्चर माउंड हुआ कि जहाँ पर एक कल्चर डोमिनेंट रहता है और दूसरा कल्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, तो वो मेजर कल्चर माउंड हुआ। थर्ड हुआ मल्टी कल्चर, जिसमें कि बहुत सारे कल्चर रहते हैं जो कि एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट कल्चर उसमें हुआ करता है सक्सेशन में, जो कि ओकेजनली एक दूसरे से ओवरलैप हुआ करते हैं, जैसे रामायण, महाभारत। और ये जो माउंड है, माउंड का एक्सकेवेशन जब हम करते हैं तो ये इसके द्वारा सक्सेसिव लेयर्स जो मटेरियल का होता है उसका और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के बारे में हम जान जाते हैं। तो माउंड अब है कि माउंड तो हो गया कि बहुत सारा जो है, बहुत सारा जो रिमेन्स है वो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है, जिसके कारण अभी तक फुल्ली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। तो ये माउंड का एक्सकेवेशन हम कैसे करते हैं? कुछ माउंड तो एक्सकेवेट किया गया है, कुछ माउंड एक्सकेवेट किया जा रहा है, कुछ डिस्कवरी किया जा रहा है। तो ये माउंड का हम एक्सकेवेट कैसे करते हैं? तो 2 तरह का एक्सकेवेशन होता है, 2 तरह की पत्तियां हैं। एक तो हुआ वर्टिकल और दूसरा हुआ हॉरिजेंटल। वर्टिकल एक्सकेवेशन ये हुआ कि एक ही ये लेंथ वाइज, मतलब कि ये लेंथ वाइज मतलब एक ही जगह पूरा डीप खोदते हैं और देखते हैं कि कितना उसमें कितना कल्चर है, कितना सक्सेसिव डिफरेंट तरह का कल्चर है। तो ये वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है। वर्टिकल एक्सकेवेशन ये पीरियड वाइज सीक्वेंस बता देता है कल्चर का, और ये जनरली एक बहुत छोटे, ये जनरली पार्ट ऑफ साइट तक ही कन्फाइंड रहता है। हॉरिजेंटल कल्चर का मतलब हुआ कि पूरा डिगिंग, जो एक माउंड है उसका पूरा डिग करना है एज ए होल, तो ये एक्सकेवेटर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक कंप्लीट आइडिया ऑफ साइट कल्चर ये एक्सकेवेटर को कंप्लीट आइडिया ऑफ साइट कल्चर के बारे में बता देता है। एक तरफ तो वर्टिकल माउंड में हम देखते हैं कि सीक्वेंस वाइज कंप्लीट आइडिया एक कल्चर का नहीं देता है, लेकिन सीक्वेंस वाइज ये कल्चर को सीक्वेंस वाइज जो पीरियड है, जो पीरियडिक कल्चर को सीक्वेंस वाइज जानकारी दे देता है। और दूसरी तरफ एक जो ये हॉरिजेंटल डिगिंग में एक ही टाइम का ये देता है, एक ही टाइम का ये पूरा मेजर कल्चर जो है, जो साइट है, एक ही टाइम का पूरे साइट कल्चर के बारे में बता देता है। चूँकि अधिकांश साइट वर्टिकली डिग किए गए हैं, और तो ये गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मटेरियल कल्चर के बारे में बताते हैं। हॉरिजेंटल डिगिंग जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बहुत कम नंबर में है। और ये दूसरी बात कि ये पूरा फुल और इवन एडिक्वेट पिक्चर ऑफ मटेरियल लाइफ इन मेनी फेजेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री नहीं दे पाता है। तो और अब हम कहेंगे कि उसमें भी जो माउंड है जिसको हम एक्सकेवेट करते हैं, तो
ये डिफरेंट रीजन में समान रूप से प्रिजर्व नहीं पाया गया है, समान रूप से प्रिजर्व नहीं पाया गया है। जहाँ पर ड्राई और जहाँ पर ड्राई एरिड क्लाइमेट है, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान हो गया, तो वहाँ पर एंटीक्विटी जो है वो बेटर कंडीशन में पाया गया है, जिससे कि बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन में पाया गया है, वहाँ सुरक्षित पाया गया है। जबकि मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो कि मोस्ट गंगेटिक प्लेन्स में है, वहाँ पर इवन जो आयरन जो रिमेन्स है वो भी उसमें भी कोरोजन लगा हुआ, उसमें भी जंग लगा हुआ, और मड स्ट्रक्चर तो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, मतलब मड स्ट्रक्चर को तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल बर्न्ट ब्रिक स्ट्रक्चर के स्टेज में और स्टोन स्ट्रक्चर के स्टेज में हम लार्ज स्केल रिमेन्स पाते हैं मॉइस्ट एलुवियल एरियाज में। एक्सकेवेशन जो है हम लोग को करीब 2500 साल बीसी पहले लाइट में लाया है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो सिटीज है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। उसके बाद गंगेटिक प्लेन के बारे में भी बात करते हैं। गंगेटिक प्लेन में भी जो है वो मटेरियल कल्चर के बारे में बताता है। उसमें बताता है लेआउट ऑफ सेटलमेंट का क्या लेआउट्स है, उसके जहाँ पर कि लोग रहते थे, टाइप ऑफ पॉटरी, किस तरह का सीरियल वे खाते थे, फॉर्म ऑफ हाउस, क्या फॉर्म में हाउस का उनका क्या फॉर्म हुआ करता था, टाइप्स ऑफ टूल, क्या वे किस तरह के औजार वे इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह की बात एक्सकेवेशन से हम प्राप्त कर लेते हैं। कुछ पीपल जो है साउथ इंडिया में अपने जैसे कि नियर को जब वे मर जाते थे तो उनको माउंड में दफना दिया करते थे, और उनके साथ पॉटरी वगैरह जो उनका रोज़मर्रा का जो सामान हुआ करता था वो उसको रख देते थे। तो ये माउंड इसको तो उससे प्राप्त ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो बनता था उसको मेगालिथ कहते हैं। तो मेगालिथ कल्चर तो उसके डिगिंग से हम ये जानते हैं कि पीपुल और उनके लाइफ के बारे में हम जानते हैं। ये आयरन एज ऑनवार्ड्स के बाद का डेक्कन में ये सभ्यता दर्शाता है। जो साइंस हम लोग को इनेबल करता है, हम लोग को सक्षम करता है ओल्ड माउंट्स को सक्सेसिव लेयर में, ओल्ड माउंट्स को सिस्टमैटिक मैनर में और सक्सेसिव लेयर में डीक करने के लिए खोदने के लिए, और एक मटेरियल लाइफ, पीपुल के मटेरियल लाइफ के बारे में आइडिया बनाने के लिए उस साइंस को हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। जो मटेरियल रिमेन्स जो अब हम ये जानेंगे कि मटेरियल रिमेन्स जो हमको जो मिलता है उसका हम डेटिंग कैसे कर पाते हैं। तो उसके लिए है साइंटिफिक एग्जामिनेशन के थ्रू मटेरियल को गुजारा जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग हुआ C14 जिसको कहते हैं। एक रेडियो आइसोटोप है जो कि समान रूप से ये डिके करता है। जब ऑर्गेनिज्म या कोई जब ह्यूमन जब जिंदा रहता है तो उस समय तक तो मान लिया वो इनहेल भी करता है, C14 को इनहेल भी करता है, तो इसलिए तो जितना है मेंटेन किए हुए रहता है। लेकिन जब वो आदमी जब मर जाता है या ये जीव मर जाता है या प्लांट जब मर जाता है तो उस समय वो डिके करना शुरू कर देता है, लेकिन वो टेक नहीं कर पाता है, बाहर के इन्वायरमेंट से C14 टेक नहीं कर पाता है।
तो इस तरह से उसका डिकेंस जो होता है, डिकेंस उसका एक समान रूप से होता है। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि ये कितना साल पुराना हुआ होगा, कितना साल पुराना है। तो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन है 5568 ईयर। तो इस हिसाब से हम जान जाते हैं कि कितना साल, यदि हाफ लाइफ यदि 5565 ईयर है, तो मान लिया कि कोई आइसोटोप यदि किसी में यदि 5568 सॉरी, जब हम जान जाएंगे कि ये आइसोटोप का आधा इतना है, C14 इतना ही है बचा हुआ है, तो हम जान जाएंगे कि इसका आधा लाइफ समाप्त हो गया है। यदि आधा समाप्त हुआ, यदि ज़्यादा समाप्त होगा, तो उस तरह से उसके एज का भी पता चल जाता है। उसके बाद है कि क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में जान जाते हैं, प्लांट के रेसिड्यू से का अध्ययन करके, पोलन एनालिसिस से ये सजेस्ट किया जाता है कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हुआ करता था 6000-6000 BC पहले राजस्थान और कश्मीर में, इस तरह से पोलन एनालिसिस के द्वारा ये जानते हैं। फिर मेटल आर्टिफैक्ट्स का जानते हैं साइंटिफिकली, कि साइंटिफिकली मेटल आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। फिर एनिमल बोन्स के बारे में जब हम परीक्षण करते हैं, तो उससे पता लगा लेते हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेटेड था या नहीं डोमेस्टिकेटेड था। तो इस तरह से हम इंटायरली ये हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिसोर्स करेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही, आगे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।